नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेंगे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आगे की चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो हमने कल देखा था, वो सबसे पहले क्या देखा था कि जो एंटोनी रसायन शास्त्र के जनक के बारे में देखा था। कौन थे? वो थे एंटोनी लैवोसियर। इसके बारे में मैंने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में क्या दो विशेषताएं होती हैं पदार्थ में? बोले हर वो चीज़ जिसके पास क्या हो, एक तो आयतन हो, दूसरा क्या हो, द्रव्यमान हो। एक तो आयतन हो, दूसरा क्या हो, द्रव्यमान हो। आयतन मतलब क्या होता है? वो जगह घेर रहे हैं। और द्रव्यमान को अगर एक हम भाषा में कहें तो उनके पास क्या हो, वजन हो। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। इसके बारे में हमने बात किया था कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ प्राकृतिक रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो प्लाज्मा है और दूसरा है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, जबकि बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसके बारे में हमने बात किया था ठोस के बारे में। तो ठोस क्या होता है? ठोस पदार्थ की वो है अवस्था जिसका आकार कैसा हो, निश्चित हो, और जिसका आयतन भी कैसा हो, निश्चित हो, और जिसमें अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो कैसा हो, सर्वाधिक हो। तो ठोस के कितने गुण हैं? 3 गुण याद कर लिए। अणुओं के बीच लगने वाला बल सर्वाधिक होगा, आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा, और आकार भी कैसा होगा, वो भी निश्चित होगा। अब इसके बाद बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में क्या होता है? जो अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है वो ठोस से थोड़ा कम होता है तथा गैस से थोड़ा ज़्यादा होता है। और यदि आकार की बात करें तो इनका आकार कैसा होता है? वो अनिश्चित होता है, क्योंकि इनको जिस भी बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनका आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। तो द्रव में 3 चीज़ें याद रखना। इनका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन होता है वो निश्चित होता है, और इनके बीच में अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो ठोस से थोड़ा कम होता है। इसकी बात करते हैं गैस के बारे में बात। तो गैस में जो अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है वो सबसे कम होता है, ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। इनका जो आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है, और आयतन भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसके बाद हमने देखा था क्या मैं पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन भी कर सकता हूँ? हाँ, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके लिए 2 कारक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कौन कौन से? एक तो तापमान, दूसरा होता है दाब। यदि मैं तापमान और दाब की सहायता से अब पदार्थ की अवस्था में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। किस प्रकार देखते हैं। यदि हम ठोस का तापमान बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? द्रव। और यदि द्रव का तापमान बढ़ाया जाए तो क्या हो जाता है? गैस। यदि हम गैस का तापमान कम करें तो द्रव में बदल जाएगा, और यदि द्रव का तापमान कम करें तो ठोस में बदल जाएगा। उसी प्रकार मैं दाब का प्रभाव भी देख लेता हूँ। यदि ठोस का दाब कम किया जाए तो द्रव बनेगा, और यदि द्रव का दाब कम किया जाए तो वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। यदि गैस का दाब बढ़ा दिया जाए तो द्रव बनेगा, और द्रव का दाब यदि बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। अगले मैंने बात किया था कि क्या होता है कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस से क्या बने, द्रव बन जाए, वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यानी गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई भी ठोस हो वो क्या बनने लगे? द्रव में परिवर्तित होने लगे। और पानी का गलनांक कितना होता है वो हमने पढ़ा था, 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ा था। और अच्छा एक भी और बताया था कि इस जो प्रक्रिया को बोला जाता है उसे गलन बोला जाता है। क्लियर। इसके बाद हमने बात किया था क्या कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए? गैस में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया वह तापमान क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक देखा था कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक प्रक्रिया और देखी थी जिसका नाम क्या था? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब है जब कोई वस्तु सीधी ठोस से द्रव में न जाकर गैस में चली जाए, उसे क्या बोलते हो आप? ऊर्ध्वपातन बोलते हो। उदाहरण बताया था कपूर और नेफ्थलीन की गोलियां। ये क्या है? कपूर और नेफ्थलीन की गोलियां ये सीधा ठोस होती हैं, और ठोस से सीधा क्या बनती हैं? गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लें। आगे बात करते हैं। मैंने एक त्रिभुज देखा था। ये त्रिभुज आपको सारी प्रक्रियाएं बताएगा कि जब भी ठोस और ठोस से द्रव बने। तो मैं आपको एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है मेरा ठोस, फिर द्रव, और उसके बाद है गैस। जब ठोस से कोई चीज द्रव बनती है तो इसे बोलते हो आप गलन, और द्रव से कोई चीज गैस बनती है तो इसे बोलते हो बाष्पन या बाष्पीकरण। जब कोई भी चीज गैस से ठोस, डायरेक्ट ठोस बनेगी तो इसे आप बोलोगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से द्रव बने तो इसे बोल लेना गलन, और द्रव से अगर गैस बने तो इसे बोल लेना बाष्पीकरण, और अगर गैस से ठोस बने तो इसे बोल देना ऊर्ध्वपातन। अब इन प्रक्रियाओं को जरा उल्टा कर दें, मतलब अगर ठोस से गैस बने तो भी इसे ऊर्ध्वपातन ही बोलोगे, और यदि गैस से द्रव बने, गैस से क्या बने? गैस से द्रव बने तो इसे बोल दोगे आप संघनन बोल दोगे, जो कि बादलों का होता है। बादलें क्या होती हैं?
जो वाष्प होता है बादल का, जो यानी पानी की जो वाष्प होती है वो क्या बनती है, बादल में जाकर द्रव बनती है, तो वहाँ पर बादलों का संघनन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यदि द्रव को ठोस में बदल दिया जाए तो इसे क्या बोलने लगते हैं, इसे जमना बोलने लगते हैं, और हमारे पानी के किस में होता है, जब पानी हमारा द्रव हो और वो क्या बन जाए, बर्फ बन जाए, तो हम ये कह देते हैं कि पानी हमारा जम गया है। तो इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधी डायरेक्ट पूछ लिया जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हमने बात किया था परमाणु के बारे में। तो परमाणु क्या बताया था, मैंने देखा था कि पदार्थ जो है हमारे आसपास जो चीजें हैं वो एक सबसे छोटी इकाई से बनी हुई है, जिसे क्या नाम दिया था, परमाणु। यानी प्रत्येक पदार्थ की सबसे छोटी या मूलभूत इकाई, इसे क्या माना गया था, परमाणु माना गया था। परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक। अगर हम बात करें आवेश की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं हो जाता। अगर इनके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 6.1 10⁻21 kg होता है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका होता है 6.1 गुणा 10⁻21 किलोग्राम। इसको एक बार याद कर लेना टेबल को। अगर इनको द्रव्यमान और इनके अगर आवेश याद ना करो, लेकिन इनकी खोजकर्ता को जरूर याद कर लेना। आगे बात करते हैं। हमने बताया था कि अब जब भी आप एक अणु का, परमाणु का संरचना बनाएंगे तो देखेंगे कि जो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि बाहरी कक्षा में कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पाए जाते हैं उसे बोला जाता है केंद्रक, और केंद्रक में लगभग 99.9% पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है। ये भी बताया था कि जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन भाग लेता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और एक चीज और बताई थी कि जो आपका केंद्रक होता है वो क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। यानी जो केंद्रक होता है वो धनावेशित होता है। क्यों होता है, क्योंकि केंद्रक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन जो आवेशित है वो है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है नहीं। यानी मतलब पॉजिटिव प्लस 0 क्या निकल के आता है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि परमाणु संरचना के, परमाणु क्रमांक के बारे में देखा था। तो परमाणु क्रमांक क्या देते हो, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसका क्रमांक परमाणु क्रमांक कहलाती है, और इसे जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद देखा था परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, अगर हमने बताया था कल आपको कि परमाणु भार का मतलब होता है किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि जोड़ दिया जाए तो परमाणु भार को व्यक्त करेंगे। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी बताया था यदि हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या आपको मिल जाएगी। यदि किसी भी परमाणु में आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो उसके परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को आप घटा देंगे। इसके बाद बात किया था मैंने समस्थानिक की। तो समस्थानिक क्या थे, ये जो समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो बराबर होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। यानी परमाणु क्रमांक तो बराबर होता है, परमाणु भार कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसके विपरीत मैंने संभारिक भी बताया था, इनका परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा होता है, अलग अलग होता है। परमाणु से संबंधित कुछ मैंने विशेष खोजें बताई थी आपको, जैसे कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, परमाणु संरचना नील बोर और रदरफोर्ड ने दिया था, परमाणु संख्या माजले ने दी थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, और यूरेनियम की खोज क्लैप्थरोद ने की थी, और पौष्टिकरण की खोज लुई पास्चर ने, विद्युत बैटरी की खोज वोल्टा ने की थी, और प्लास्टिक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर ने की थी। अब बात करते हैं आगे कि रासायनिक प्रक्रिया में पहले मैं बता चुका हूँ कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब भी किसी भी परमाणु में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होगी तो क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर तो उदासीन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन कम तो धनावेशित। आगे एक चीज़ और बताई थी, जैसे मान लीजिए आपका परमाणु है और ये परमाणु पहले उदासीन था, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु पे चला गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पर धनावेशित आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर ऋणावेशित आ जाएगा। क्लियर। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो यहाँ का जो द्रव्यमान है तो वो क्या हो गया, आपका कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ द्रव्यमान यहाँ से लेके गया था। यहाँ का द्रव्यमान कम हो जाएगा और यहाँ का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, यदि एक परमाणु को धनावेशित कर दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है, तो जब उसको धनावेशित कर दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। और जब बात किया जाए कि अगर एक परमाणु
को ऋणावेशित कर दिया जाता है, ऋणावेशित मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ला दिए जाते हैं, तो उसका भार क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बात करेंगे, यहाँ तक हमने कल चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद आज हम शुरू करेंगे अणु से। तो मैंने क्या देखा था कि कोई भी पदार्थ हो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। क्या होती है, परमाणु। परमाणु जब आपस में मिले, यानी जब भी परमाणु आपस में मिले तो वो क्या इसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसमें यौगिक की समस्त विशेषताएं सुरक्षित होती हैं, अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं वाटर कहूँ, पानी, तो जब पानी का सूत्र क्या होता है, बोले H2O, तो जो H2 है वो क्या है, आपका अणु है। और ये H2 है ना, ये क्या है, अणु है। किसका अणु है, पानी का अणु है। और इसमें क्या होगा कि पानी की सारी विशेषताएं, यानी आप इतना पानी लोगे तो उसका भी फार्मूला क्या होगा, H2O होगा। और अगर बड़ा यहाँ कहीं भी कितना भी पानी लो लो, कहीं का भी पानी लोगो, सबका फार्मूला क्या होता है, H2 ही होता है। तो मतलब है कि जो अणु होता है वो क्या होता है, इस कोई भी यौगिक, यौगिक मतलब कोई भी कंपाउंड बोला जाता है जैसे इंग्लिश में। तो कोई भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम विभाज्य कण होता है जिसे यौगिक की कौन सी विशेषता है, सारी विशेषताएं मिल जाती हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि H2O है, H2O मतलब पानी, ध्यान से समझना। जैसे H2O है, H2O किससे मिलकर बना, H+H+O। तो मतलब इसके पास क्या, हाइड्रोजन की विशेषता है और किसकी है, ऑक्सीजन की है। नहीं, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन की विशेषताएं अलग होंगी और ऑक्सीजन की विशेषताएं अलग होंगी। इनसे बने हुए पानी की विशेषता बिल्कुल अलग है। तो आप तो सीधी बात करो, बोले क्या कि अणु जो मिलकर बनाते हैं वो क्या, सॉरी, जो परमाणु मिलकर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। मैंने क्या देखा, अगला आप समझिए कि एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस चीज को याद रखना, याद रखना। ये कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के हों तो परमाणु कैसा होगा, आवेश रहित हो चुका, बताया था। न तो पॉजिटिव बड़े हैं न नेगेटिव बड़े हैं, तो क्या होगा, परमाणु कैसा हो जाता है आपका, आवेश रहित, और से बोलते हैं उदासीन होता है। क्लियर? अब बात करते हैं तत्व, किसके बारे में, किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक परार्थक और स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करते हैं, इससे क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। ये आपकी अणु की डेफिनेशन। अब जैसे मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन का परमाणु है O, और ये ऑक्सीजन का परमाणु 2, एक है O+O, ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं। और जब O मिलेंगे ये क्या है, O2, और ये प्रकृति में कैसा है, स्थिर रहेगा। ऑक्सीजन प्रकृति में स्थिर नहीं है, यानी कि जो अणु होता है, क्या होता है, अणु होता है, ये प्रकृति में क्या होता है, स्थिर होता है। और इस अणु के पास अपने ऑक्सीजन की सारी विशेषताएं होंगी। जो विशेषता इतने बड़े टैंक में भरे हुए ऑक्सीजन की है, वही विशेषता ऑक्सीजन के एक अणु O के पास होगी। क्लियर हो गई बात? आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है O2 का क्या अणु होता है, तो O2 का अणु होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का क्या अणु होता है, ऑक्सीजन का अणु होता है O2। और कोई पूछे ऑक्सीजन का परमाणु क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु होता है O। कोई पूछे ओजोन, ओजोन के अणु का क्या सूत्र होता है, तो आप बताओगे O3, मतलब ये O+O+O, ये होता है ऑक्सीजन O2, और O2+O मिलके क्या बना देते हैं, आपका O3 बना देते हैं। अब बात करते हैं तत्व पे, इसकी बात करते हैं तत्व। तत्व में क्या होता है कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहलाते हो, तत्व कहलाते हो। यानी तत्व क्या होता है, एकदम शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें सिर्फ एक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, परमाणु, अणु नहीं, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं H2O भी कहूँ तो H2O में एक प्रकार के परमाणु नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो ये क्या होगा, ये हमारा तत्व नहीं होगा। यदि हम बात करें O+O, ये क्या बना रहा है, O2, तो O2 हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तत्व हो जाएगा, क्योंकि ये समान प्रकार के किससे मिलके बना है, परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। उदाहरण देख लें, उदाहरण चांदी, सोना, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, चांदी मतलब Ag, सोना मतलब Au, लोहा मतलब Fe, तांबा मतलब कॉपर। ये याद कर लेना। अगर हमने देखोगे तो सब में एक ही प्रकार के क्या मिलेंगे, आपको परमाणु मिलेंगे। तत्व भी कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया, एक होता है धातुक, और तत्व को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, वैसे तो 3 प्रकार में किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। थोड़ा धातु के बारे में जान लेते हैं, धातु के गुण के बारे में जान लेते हैं। पहले धातु का एक एक्सेप्शनल है, क्या है, बोले प्रकृति में पारे को छोड़कर सभी धातुएं कैसी हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल पारा ही एक ऐसा धातु है जो किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है।
अब थोड़ा हम धातुओं के कुछ गुण यानी कि धातुओं के कुछ गुण के बारे में देख लें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। क्या हो जाता है, पहला धातु का जो सामान्य गुण होता है वो क्या होता है, कठोरता। यानी धातु क्या होती है, जनरली कठोर होती है, लेकिन इसमें सबसे कठोर पदार्थ अगर हम प्रकृति पे देखें तो वो कौन सा है, हीरा, जो कि कैसा है, अधातु है, और ये हमारे लिए एक अपवाद है। तो कभी पूछा जाए कि प्रकृति पर सर्वाधिक कठोर जो चीज है वो क्या है, पदार्थ है, वो क्या है, हीरा है। कठोरता की माप किसके द्वारा की जाती है, मोह स्केल पर की जाती है। और मोह स्केल पर कोई पूछे मोह स्केल क्या है, यानी मोह पैमाना क्या है, मोह पैमाना क्या है। तो मोह पैमाना क्या करता है, मोह पैमाना किसी भी वस्तु का क्या बताता है, कठोरता के बारे में बताता है। अगर हम बात करें कि हीरा की मोह स्केल पर कितना मान है, तो ये 10 मान होता है, याद रखने इस बात को। अब बात करते हैं आघात वर्धीनता। आघात वर्धीनता यदि आपने देखा होगा कि जैसे सोना ही मान लो, यदि सोना को हम पीटें, सोना को यदि आप पीटो तो टूटने की बजाय क्या हो जाएगा, पतली चादर में एकदम क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनकी इसी गुण को क्या बोला जाता है, आघात वर्धनीयता। तो इसी गुण को क्या बोलते हो, आघात वर्धनीयता कहते हो। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला गुण किसके पास होता है, बोले सोने के पास होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार पॉइंट बना लो। आघात वर्धनीयता के बारे में हमने क्या देखा कि जो पदार्थ पीटने पर कैसे हो जाए, टूटने की बजाय किसमें बदल जाए, चादर में बदल जाए, फैल जाए, तो उन्हें क्या बोल देते हो, आघात वर्धनीयता बोला जाता है उसे। आगे बात करते हैं तन्यता की। तन्यता का लिखा ये तान मतलब है जो पदार्थ क्या हो जाए, जो पतले तार बनाए जाते हैं, यानी जिनको तान कर पतला कर दिया जाए, वो क्या हो जाता है, उनकी इस गुण को क्या बोले जाते हो, तन्यता कहते हो। और सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है, सोने की होती है। यानी जो पदार्थ की सीट बनाई जाए आघात वर्धनीय, वो भी सोने की होती है। और अगर वायर यानी डोरी बनाई जाए तानकर, तो उसे बोलते हो तन्यता, और तन्यता भी सर्वाधिक किसकी होती है, सोना की होती है। आगे बात करते हैं भंगुरता। ये क्या कहते हो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे गुण में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित, टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसी गुण को क्या बोलते हो, भंगुरता। आप डायरेक्ट क्वेश्चन याद करो कि सर्वाधिक भंगुरता किसकी होती है, कैरामिक की होती है, जो कि एक अधातु है। क्लियर, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस याद रख लेना। दूसरा होता है चालकता। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ के जो भी बिजली के तार हों वो तो या तो एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं या फिर किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं या किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, धातु है, और ये धातु है तो ये क्या है, चालक है। अगला धातु का क्या गुण होता है, इंपोर्टेंट धातु का इंपोर्टेंट गुण ये होता है कि वो क्या होते हैं कि हमारे जो विद्युत धारा का होता है उसका क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनसे विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है। सर्वाधिक चालकता कभी पूछी जाती है, बोले सोना। यदि ऑप्शन में सोना ना हो तो इसे बोला जाओगे चांदी। चांदी के बाद होती है कॉपर, और कॉपर के बाद होती है एल्युमिनियम। तो पूछा जाए सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, तो सोना। लेकिन अक्सर क्वेश्चनों में सोना बहुत कम मिलता है, चांदी सबसे पहला ऑप्शन होता है। तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी है, तो विद्युत चालकता किसकी है, तो आप बता दोगे चांदी। से सिल्वर भी बोला जाता है इंग्लिश में। क्लियर। आगे बात करते हैं धातु। अब धातु की बात आ जाता है, बोले अधातु। अधातु क्या, जो धातुओं के विपरीत गुण रखे वह धातु है। क्या लिखा, धातुओं के विपरीत गुण रखने वाले तत्वों को क्या कहते हो, बोले सर अधातु कहते हो। ये कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है, ये 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ये 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसा कि हमने देखा था धातु, तो धातु है हमारी, वो सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई गई है, 3 मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती है। और यदि हम अधातु की बात करें तो अधातु सामान्यतः 3 अवस्था में पाई जाती है। देखें क्या क्या है। पहला तो इसमें क्या क्या, इसके आप इंपोर्टेंट विशेषताएं देख लो क्या क्या। ये कुचालक होगी, ये इंपोर्टेंट विशेषता है। लेकिन और इनका गलनांक भी किससा होता है, धातुओं से कम होता है। एक इंपोर्टेंट एक्सेप्शनल लिख लो, ये बस यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जहाँ से याद आता। बोले ग्रेफाइट विद्युत धारा की क्या होती है, तो चालक होती है। ग्रेफाइट जो आपने देखा होगा सैलों में डाली जाती है। हमने देखा कि जो हमारे अधातु होती है वो अक्सर कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है वो अधातु है लेकिन वो सुचालक है। इसे बोला जाता है एक्सेप्शनली अपवाद। अगला देखा जाए, बोले अगला क्वेश्चन कौन सा है, बोले बैरियम। बैरियम क्या है, बैरियम जो हमारा है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रख लेना, ये आपकी रैपिड सीरीज है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन मैं आपकी गारंटी लेता हूँ लगभग 90% क्वेश्चन आपको जो जनरल साइंस यानी अभी केमिस्ट्री के लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। यानी अगर भी केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको इन लेक्चर से आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इन लेक्चर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार इनको लगातार देखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगली बात करते हैं, बोले उपधातु। उपधातु क्या बोलते हो, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की क्या रखें, गुण रखें, क्या कहले जाती है, उपधातुएं। इनके केवल आप नाम याद करिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। कोई पूछे इनमें से कौन सी उपधातु है तो बता दोगे कि जर्मेनियम एक उपधातु का उदाहरण है, आर्सेनिक भी एक उपधातु है और एंटीमनी भी क्या है,
उपधातु है। क्यों है उपधातु? क्योंकि समय समय पर ये धातु की तरह भी बिहेव करती हैं और एक समान तापमान पर ये धातु और एक अधातु की तरह भी बिहेव करने लगती है। मतलब एक तापमान ऐसा होता है जिस पर ये अधातु रहती हैं, अधातु मतलब कुचालक रहती हैं। यदि इनका तापमान बढ़ा दिया जाए तो बन जाती हैं धातु, जो कि किसका गुण हो जाता है? एक सुचालक का। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। आगे ये लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं तो उसमें भी मुझे यहाँ से इस लिस्ट से क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन आ जाता है, बोले ऑक्सीजन। अगर मैं कहूँ क्या है, पहले इसके बारे में देख लो कि मानव शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पहली चीज। और प्रमुख तत्व ही हम देखेंगे तो सबसे पहले मैंने देखा कि ऑक्सीजन है, कितनी प्रतिशत पाया जाता है? 65%। तो कोई पूछे सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है मानव शरीर में, तो आप बता देंगे ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर कौन सा है हमारा? कार्बन। तीसरे नंबर पर कौन सा है? हाइड्रोजन। चौथे नंबर पर कौन सा है? नाइट्रोजन, देन कैल्शियम। अब पहले तीन याद कर लोगे, सबसे पहला ऑक्सीजन, फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन। क्लियर? अब बात आ जाती है अब मिश्र धातु, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आप लास्ट में लिस्ट पूरी पढ़ा दूंगा कि कौन कौन सी मिश्र धातुएं और किन किन को मिलकर बनती है। जैसा कि आपको यहाँ से लग ही रहा होगा, मिश्र धातु, मिश्र मतलब मिश्रण और धातु मतलब धातु का मिश्रण। यानी जब दो या दो से अधिक धातु को क्या किया जाए, पिघलाकर एक नई धातु बना दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? मिश्र धातु। क्या लिखा? दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हो? मिश्र धातु कहते हो। अगले लेक्चर में मैं जब आपका लास्ट में मैं आपको 2-3-4 टेबलें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिसमें आपको कुछ तो फार्मूले की टेबल होगी और कुछ मिश्र धातु की टेबल होगी। उनमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी मिश्र धातु है, कौन और ये मिश्र धातु कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी है, जो कि आपको याद करनी है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि मिश्रण, अब बात करते हैं मिश्रण। क्या होता है मिश्रण? अब मिश्रण में आपने देखा होगा मिक्सचर, 2-3 चीजों का आपस में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण। तो आपको मिश्रण की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिर्फ आपको याद करनी है कि कौन कौन सी विशेषता होती है और कौन सी विशेषताओं से कौन कौन से मिश्रण को अलग अलग, या कौन कौन सी प्रक्रियाओं से कौन कौन से मिश्रण को अलग किया जाता है। पहला क्या लिखा? क्रिस्टल। एक विधि का नाम क्या है? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? क्रिस्टल। यानी इस विधि का नाम क्या है? क्रिस्टल। इस विधि में क्या होता है? अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ घोलकर छान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक मिश्रण दे दिया, क्या बोले? रेत, जो कि हमारी सफेद कलर की है कुछ, और इसमें मैंने नमक मिला। क्या मिला दिया? नमक। रेत में मैंने नमक मिला दिया। अगर आप देखोगे तो दोनों के कण बराबर हैं। अब इनको हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे? एक टंकी लेंगे, उसमें पानी भरेंगे या कुछ बर्तन लेंगे, उसमें दोनों को डाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे? आपस में बिल्कुल मिक्स कर देंगे। तो कुछ समय बाद आप ये देखेंगे कि जो नमक है वो हमारा पानी में मिक्स हो जाएगा और जो हमारा रेत है वो पानी में मिक्स नहीं होगा। फिर मैं इस नमकीन पानी को क्या कर लूँगा? छान लूँगा। अब जब आप नमकीन पानी को छान लेंगे तो यहाँ से रेत क्या हो जाएगी? आपकी अलग हो जाएगी। जब ये रेत आपकी अलग हो जाएगी तो अभी जो पानी आपका बचा है वो कौन सा बचा है? नमकीन पानी जो आपका बचा हुआ है। इस नमकीन पानी को आप क्या कर दोगे? उबाल दोगे। क्या कर दोगे? उबाल दोगे। तो जैसे ही नमकीन पानी पूरा उबलेगा तो उबलने के बाद ये अपने पास क्या छोड़ के जाएगा? नमक छोड़ के जाएगा। तो इस विधि को क्या बोला जाता है? इस विधि को बोला जाता है क्रिस्टल विधि। आगे क्या होता है? बोले आसवन विधि है। आसवन विधि क्या होती है? इस विधि द्वारा उन दो द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है, मैंने बताया था, भाप में बदलने वाला बिंदु में क्या हो जाए? अंतर होता है। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं थोड़ा एक बार आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए एक को ये है मिश्रण, ध्यान से समझना इस चीज को। दो इसमें द्रव मिले हुए हैं, ये दोनों द्रव मिले हुए हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों द्रव्यों को अलग अलग करना है। और मुझे पता है कि जो हमारा लाल वाला है ये हमारा 50 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने लगेगा, जबकि हमारा जो नीले वाला है ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको नीचे से भाप देंगे ये, और यहाँ पर एक पाइप लगाएंगे और यहाँ पर एक टैंक रख देंगे। तो आप क्या देखोगे? और यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं? एक कूलेंट लगा दूंगा, मतलब कूल करेगा, इसको ठंडा करेगा। तो मैं यहाँ से जैसे ही आग जलाऊंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर पहले 1 डिग्री होगा और धीरे बढ़ के 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचेगा? 50। तो जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री हमारा पहुंच जाता है तो क्या हो जाएगा? 50 डिग्री पर हमें पता है कि जो हमारा लाल वाला मिश्रण था ये क्या बनने लगेगा? भाप बन के उड़ने लगेगा। जब ये लाल वाला मिश्रण भाप बन के उड़ रहा है और हमने यहाँ पर कूलेंट रखा तो इसको ठंडा करके जाएंगे तो इसमें द्रव में कन्वर्ट
हो जाएगा, यानी तापमान कम करने पर ये द्रव्य बनेगा, यानी धीरे 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 50 डिग्री पर पूरा ये लाल वाला द्रव्य वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सा द्रव्य बचेगा, केवल नीला वाला, क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जा ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही 50 डिग्री वाला पूरा वाष्प बन के कहाँ जाएगा, इस वाले टैंक में। इस विधि को क्या बोला जाता है, आसवन विधि बोला जाता है। अब अगला बात करते हैं, बोले सर प्रभाजी आसवन क्या होता है। आसवन का ही एक और अगर अच्छा रूप देखें, क्योंकि इसमें क्या होता है, और क्या कहें कि जो दो द्रव होते हैं उनके बीच में अगर उनके क्वथनांक को देखें, तो अभी हमने देखा था कि जो 50 डिग्री है और 100 डिग्री। अगर मैं कहूँ 50 डिग्री और 51 डिग्री हो, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी क्या बरतनी पड़ेंगी, अहमियतें बरतनी पड़ेंगी। क्यों, इसलिए क्योंकि हमें टेम्परेचर कितना कांस्टेंट रखना है, 50 डिग्री ही रखना है। मतलब सीधी बात है, आसवन का ही और स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, प्रभाजी आसवन। आप इसको केवल नाम याद रखो, और याद रखो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्या लिखा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन तो मैंने बताया था कि मान लीजिए कि एक मिश्रण होता है ऊर्ध्वपातन, पहले आप समझ लो। जैसे मान लो एक मिश्रण है, इसमें आपका कपूर के कण जो भी सफ़ेद होते हैं और नमक के कण रखे हुए हैं। अब मुझे इनको अलग करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, कपूर के कण और नमक के कण इसमें मान लीजिए अलग मिश्रण है, मैं इनको धूप में रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो जो कपूर के कण हैं वो तो बिना द्रव बने सीधे भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब कपूर के कण तो यहाँ से सारे उड़ जाएंगे, यहाँ पर बचेगा क्या, नमक। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। अगला बोला जाता है, बोले वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी रंग को अलग करने वाली प्रक्रिया को क्या नाम देते हो, वर्ण विक्षेपण। आप इसका नाम याद रखो, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 2 या 3 प्रकार की अगर स्याहियों को मैं एक साथ मिला दूं तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा आप अलग करोगे, तो उसको नाम बता दोगे, बोले उस प्रक्रिया का नाम होगा वर्ण विक्षेपण। आगे ये इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, इनको तत्वों का नाम याद कर लेना और इनके संकेत और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अगर चाहो तो याद करना, वरना कर लेना। 20 तक इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इनके संकेत जरूर याद कर लेना। क्लियर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये पूरा टेबल वही है कि इसका क्या होता है, ये संकेत लिखा है, इनका परमाणु क्रमांक लिखा, दूसरा क्या लिखा है, परमाणु भार लिखा। इनको कब अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको चीजें समझ में हो जाएंगी। यहाँ ये वाली जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो परमाणु हैं, जैसे मान लो ये वाले, जैसे हमने कहा कॉपर, तो कॉपर का तो आप डायरेक्ट बता दोगे, बोले सर Cu, क्योंकि C4 कॉपर, C4 क्या वो आपको डायरेक्ट ऐसा देंगे। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आप सीधा बढ़ा लोगे, बोले संकेत क्या होता है, बोले H हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन H। क्या वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल है जो आपको ऐसे मिले। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका नाम अलग होता है और उनका संकेत अलग होता है, जैसे टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W। कहीं पूछे चांदी का संकेत, चांदी का संकेत बता देना Ag। इनका संकेत पूछे, बोले सर Sn। सोना का Au और सीसा का Pb। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे सर सोडियम का संकेत, ऊपर लिखा हुआ है, सोडियम का होता है Na। पोटेशियम का होता है। तो आज मैंने 8 पेज तक कर लिया है, आशा करेंगे अगले 2 दिन में मैं पूरा 23 पेज तक इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं और आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये आपकी एक रैपिड, मैं बता रहा हूँ आपको, एक रैपिड रिवीजन है आपका, जो कि लमसम ये मान लो कि आपको 90% तक तो रिजल्ट ये आपको देगा, क्योंकि मैं भी खुद इसी से पढ़ा हूँ और मैंने ये नोट्स खुद तैयार किए हैं। तो देखा गया है कि अगर इनको आप एक बार जल्दी, इनफैक्ट मैं 3 घंटे में ही पूरी आपको केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। जैसा कि मैं अगर देखूँगा MP पुलिस का जो एग्जाम है वो जल्दी आने वाला है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।